उम्मीद करते हैं कि पार्ट नंबर 4 आपने देखा होगा। सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं वो आपके किसी न किसी कॉमर्स एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में आपको रखना है। तो आज हम लोग पार्ट 5 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 से। पहले वाली पार्ट हम लोग कर रहे थे 1 से लेके 10-15 क्वेश्चन एक बार कर रहे थे। अब कंटिन्यू हम लोग क्वेश्चन की संख्या कर लेंगे, ठीक है। पार्ट बाय पार्ट वो आपको हो जाएगा, और कोई नहीं, जहां से भी आप वीडियो देखते हैं वहीं से आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा। बट कॉन्सेप्ट हम बताएंगे वो आपको ध्यान में रखनी है। तो ज्यादा समय न लेते हुए अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं और आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे है, और बताइएगा कौन सा आंसर इसका सही होगा। बताना है आपको। ऋण पत्रों के निर्गमन पे कटौती एक है, यानी डिवेंचर्स को जब हम लोग इशू करते हैं एट डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट जो है उसको हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे, इशू वाले डिस्काउंट को, डिवेंचर्स को कहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। वो तो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया कि जो डिस्काउंट मिला है इशू तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संपत्ति कहते हैं, अवास्तविक संपत्ति, अस्थायी संपत्ति और चालू संपत्ति। इसका राइट आंसर हो जाएंगे, आपका सही कमेंट आया है कि बी ऑप्शन है, अवास्तविक संपत्ति। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग देख लिए कि यस ऐसा इसको कहते हैं, और ऋण पत्रों के इशू पे हम लोग जो डिस्काउंट देते हैं उसको हम लोग एसेट साइड में लिखते हैं। ये भी क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में आपको पूछे गए हैं, तो ध्यान में रखिएगा। अवास्तविक संपत्ति ये है आपको, और एसेट साइड में लिखेगा। संपत्ति से भी नाम ज्यादा है, बट ये भी पूछ देता है कि बैलेंस साइड में किस तरफ हम लोग डिस्काउंट को लिखते हैं, तो ध्यान में आपको रखना है। शेयर्स के डिस्काउंट को भी हम लोग यही लिखते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। पूंजीगत व्यय को आयगत व्यय में परिणत करने से निम्न परिणाम होता है। अब आपको बताना है कि पूंजीगत व्यय आपका है और उसको हम लोगों ने क्या कन्वर्ट कर दिया था, रेवेन्यू एक्सपेंसेस में कर दिया। तो वो क्या क्रिएट करेगा, रेवेन्यू, गुप्त संचय, आयगत संचय, पूंजी संचय, इनमें से कोई नहीं। और पिछली क्लास में हमने बता रखा कि कैपिटल एक्सपेंसेस है, उसको आपने रेवेन्यू एक्सपेंसेस कर लिया, तो वो आपको क्या क्रिएट हो जाएगा, गुप्त संचय क्रिएट हो जाते हैं। तो राइट आंसर आपके हो जाएंगे ए ऑप्शन राइट। बिल्कुल, आप सबका कमेंट भी आया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अंश निर्गमन पे प्राप्त प्रीमियम को दिखाया जाता है। अब आपको पता है कि शेयर इशू पे जो हम लोग प्रीमियम देते हैं उसको हम लोग दिखाते हैं आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, आर्थिक चिट्ठे की संपत्ति में, लाभानी खाते के जमा में, लाभानी खाते के नाम पक्ष में, यानी डेबिट साइड में। तो बताना है आपको कि शेयर इशू करते हैं प्रीमियम पे, ठीक है। प्रीमियम पे जब हम लोग इशू करते हैं तो उसको किधर दिखाते हैं, प्रीमियम के अमाउंट को, तो हम लोग कहाँ पे दिखाते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन राइट है। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का आइएगा, और आपको पूछा गया क्वेश्चन देखेंगे। 1 जनवरी 2005 को संयंत्र मशीनरी का मूल्य 80,000 था। क्या था, स्टार्टिंग में आपके पास जो मशीन है, एक मशीन है आपका, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना है, 80,000 रुपया का था 1 तारीख को। अब आगे देखते हैं 31 दिसंबर को 2005 को इसका वैल्यू हो गया 1,20,000। कोई संपत्ति आपके पास था और वो कितना का हो गया, स्टार्टिंग जब आपके पास आया था वो 80,000 का था, 1,20,000 होगा। तो 20 के जो समय था उसमें आपने क्या किया होगा, ऐड किया होगा। बट क्वेश्चन को और देखते हैं। वर्ष के दौरान 10,000 रुपया का ह्रास हुआ है। तो आपको पता है कि ह्रास का मतलब जो ओपनिंग वैल्यू था उसमें से घटाना है। तो अब हमारे पास संपत्ति कितना का बचाना चाहिए था, वो 70,000 का, बट है कितने का, 1,20,000 का। मतलब 50,000 रुपया का जो डिफरेंस है, यानी 50,000 रुपया का नया हमने मशीनरी खरीद रखी है, ठीक है। तो कितना का प्रयोग हो जाएगा अमाउंट, 50,000 रुपया का उपयोग कर लेंगे, ठीक है। कोष का उपयोग करेंगे, ये भी ध्यान रखना, स्रोत नहीं है आपका, यहाँ पे हमने परचेज किया है, ठीक है। अब परचेज करेंगे तो जो फंड है उसका हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो अमाउंट मतलब हमारे यहाँ से जा रहा है, तो बी ऑप्शन राइट है। 2 ऑप्शन 50 वाले थे, यहाँ पे था कोष का स्रोत है। स्रोत का मतलब आपके कंपनी में पैसा आना चाहिए, ठीक है। राइट आंसर आपको बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और आगे देखते हैं। यदि लागत 48,000 और बिक्री मूल्य पे 20% की गणना करने पे तो लाभ होगा। ये क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। 2-3 दिन से लगातार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है इस टाइप का, और हर एग्जाम में क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। आपको हमने बता रखा था
परसेंटेज जो दिया रहेगा उसको भिन्न में बदल देंगे, तो बी बचे के 100, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, 20/100 करते हैं ना, परसेंटेज हटाते हैं तो बी बचे के 100। अब ये सेल दिया हुआ है नीचे, ऊपर आपको प्रॉफिट दिया हुआ, तो कॉस्ट आपको निकालना आसान हो गया। सेल माइनस प्रॉफिट इजकल टू कॉस्ट, 5 माइनस 1 इजकल टू 4 हो जाता है। तो हमने आपको पहले भी इतना बता रखा है। ठीक है, तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ हम लोग भिन्न में लिखेंगे और सिंपल कर लेंगे। कितना प्रॉफिट है, 1 रुपया का प्रॉफिट और 4 रुपये का आपको कॉस्ट है। ठीक है, और नॉर्मल हम लोग को पूछा गया तो हमने कॉस्ट निकाल रखा, 48,000 कॉस्ट दिया हुआ, लागत कितना दिया हुआ, 48,000 दिया हुआ। हमारे पास क्या है, 1/4, ये आपके पास प्रॉफिट है। लागत का इतना प्रॉफिट, तो 12 चौके लागत का निकाल लेंगे ना, 12 चौके 48, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सिर्फ आपको कॉस्ट रहेगा, कॉस्ट का जो भिन्न है उसको निकाल कर उससे गुना कर देना है, बस इतना 2 पॉइंट याद रखना। यदि बिक्री पे दिया रहेगा तो उसको कॉस्ट पे कन्वर्ट कर लेंगे, ऊपर वाला पोर्शन आपको सेम रहेंगे, लाभ रहेगा तो लाभ, हानि रहेगा तो हानि। ऊपर को हानि या लाभ कहते हैं, नीचे को क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य। क्वेश्चन विक्रय मूल्य बोला तो इसको विक्रय मूल्य बोले, तो 5 रुपए का विक्रय मूल्य, 1 रुपए का लाभ, तो कॉस्ट कितना, 4 रुपए का। 1 रुपए का प्रॉफिट कॉस्ट पे भी होगा, सेल पे भी 1 रुपए का प्रॉफिट हमेशा आपको सेम रहेंगे, ये हमने बता रखा। तो ये ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं 10 सेकंड का क्वेश्चन 10 सेकंड में ही बनाएंगे आप लोग। ठीक है, इनको नहीं दिक्कत हुआ तो आगे भी क्वेश्चन आएगा, इतना ये क्वेश्चन हो जाएंगे कि आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे देखते हैं। राजा और राम साझेदार थे जो लाभ हानि का विभाजन 3:1 में करते थे। अशोक को लाभ का 1/4 भाग के लिए फर्म में प्रवेश दिया गया, तो नए अनुपात बताना है। तो सिंपल आपको दिया हुआ है, एक कौन है, राजा है और एक राम है। ठीक है, इनका अनुपात दिया हुआ है 3:1। अब आगे बोला है कि अशोक एडमिट हो रहा है, कौन आ रहा है, अशोक। ए फॉर अशोक आ रहा है 1/4 भाग के लिए। तो पीछे तो ये स्टार्टिंग में बांट रहे थे, फिर बोला क्वेश्चन में कि अशोक जो नया है वो 1/4 भाग ले लेंगे। क्या, तो टोटल भाग होता है एक, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल भाग में से अशोक को हमने दे दिया 1/4 भाग, तो शेष कितना बच गया, 3/4 भाग। एलसीएम निकाल लेंगे ना, 4 माइनस, डिटेल में कर देते हैं, अगली बार से आपको स्लो स्लो कर लेंगे। ठीक है, स्पीड में कर लेंगे, स्टार्टिंग है तो फिर से हम लोग कर लेते हैं। एलसीएम करेंगे तो 4 इंटू 4 माइनस 1, तो 3/4, ये अपने को शेष निकल गया। ठीक है, तो बचा कितना, अशोक को 1/4 हमने दे दिया, तो अब हमारे पास बचा कितना, 3/4 बचा। ठीक है, तो नॉर्मली यदि कुछ नहीं कहा गया तो जो शेष बचा है वो ओल्ड पार्टनर जो थे वो अपने ही रेशियो में ले लेते हैं। मतलब राम लेंगे कितना, 3/4 में, यहाँ 3 और ये 4, पता है ना ये कैसे होते हैं। ठीक है, 9/16 नहीं आएगा तो कमेंट कर लीजिएगा। फिर शेष कितना बचा हुआ था, 3/4 बचा हुआ। अब राम का कितना हिस्सा है, 1/4, इनका भाग है वो ऊपर लिखते हैं और नीचे में दोनों का जोड़ के लिख देते हैं। हमने पिछले भी बहुत वीडियो में बता रखा है आपको, 3/16। तो नया जो है वो इधर निकल के आया और आपका इनका वाला निकल गया, तो नीचे सबको सेम करना है। क्या करना, 9/16, 3/16 और आपको आ गया 1/4, नीचे को 16 करेंगे, नीचे 4 ऊपर भी 4। ठीक है, गुना कर देते हैं तो आ जाएगा 9:3:4। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आपको आया होगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट करके बताइएगा, पूछ लीजिएगा, आगे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं। समायोजन एडजस्टमेंट की बात कर रही है। समायोजन के वे व्यय जो संबंधित मदों में घटाए जाए और संपत्ति के रूप में दिखाया जाए, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। अब आपको बताना है कि एडजस्टमेंट के रूप में कोई भी व्यय है जो संबंधित मद से हम लोग घटा लेते हैं, क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं और संपत्ति के रूप में दिखाते हैं। तो नॉर्मली ध्यान देंगे, जो क्वेश्चन आपको कर रहा है व्यय की बात कर रहा है, एक्सपेंस की बात कर रहा है, कौन सा ऐसा एक्सपेंस है जो आप संपत्ति के रूप में दिखाएंगे, वो आपसे पूछ रहा। तो एक तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कर सकते हैं और एक प्रीपेड एक्सपेंस, इन दो चीज है ना एडजस्टमेंट में आपको आएगा, तो ही चीज आती है। तो आउटस्टैंडिंग रहेगा तो आपके लिए लायबिलिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगा, दायित्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दायित्व हो जाएगा, ये भी आपको पता है क्या हो जाएगा, दायित्व हो जाएगा। प्रीपेड आपको रहेगा तो वो आपको एसेट्स होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ये वाला ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस। आपको पता है ना प्रीपेड हमने आगे की भी साल के लिए, अभी 24 चल रहा है, हम लोग 25 के लिए अमाउंट किसी को दे रखा है, तो अपने लिए तो वो क्या हो गया, तो खर्चे 25 में होने वाला है। जैसे हम इंटरनेट चलाते हैं तो 2025 का हमने कर रखा है, तो मेरे लिए वो एसेट्स हो गया।
ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। दोहरा प्रविष्टि प्रणाली के प्रवर्तक पेसियोली निवासी थे। अब आपको बताना है कि लुकास पेसियोली कहाँ के निवासी से, हमने बहुत बार बता रखा है। इटली आप लोग खाते हैं, अमेरिका, इटली, भारत और जापान। तो राइट आंसर हो जाएगा इटली का है। क्या इटली के हैं, वो आपको पता है। इटली के निवासी थे कौन, लुकास पेसियोली, जिन्होंने डुअल एंटी सिस्टम आपको दिया। अकाउंटिंग का फादर भी हम लोग लुकास पेसियोली को ही कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे और आपका जो कमेंट है वो भी अच्छे से आ रहे होंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो रहे होंगे आपके। ये भी ध्यान में रखिए, नहीं आएगा तो वो कंसेप्ट एकदम याद रखिए, किसी भी एग्जाम में बैठिएगा आपके लिए सफिशियंट रहेगा अकाउंट का क्वेश्चन। ठीक है, अंशों के निर्गमन पे देय कमीशन की दर निम्नलिखित में से किस से अधिक नहीं होना चाहिए। अब आपको बताना है कि जो हम लोग शेयर्स इशू करते हैं तो उसमें कमीशन की बात है ना, वो आपको पढ़ा रखा हमने कंपनी में। ठीक है, तो वहां पे आपको बोला गया है कि मैक्सिमम कमीशन आप 5% दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं, मैक्सिमम 5% दे सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा। वहीं डिवेंचर्स की बात करते हैं, डिवेंचर्स की बात करते हैं, ऋण पत्र की बात करते हैं, ऋण पत्र की बात करते हैं, 2.5% हम लोग क्या देते हैं, कमीशन देते हैं। मैक्सिमम आप इतना दे सकते हैं, मैंने आपको अलाउ है कानूनी रूप से कि आप डिवेंचर्स अपना इशू करवाना चाहते हैं तो कमीशन के साथ करवा सकते हैं। शेयर को मैक्सिमम 5% के साथ और ऋण पत्र को 2.5% के साथ कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ऐसा कोशिश कीजिएगा शॉर्ट नोट्स बनाने का। ठीक है, क्वेश्चन लिखेगा और सीधे आंसर लिख लीजिएगा, उससे भी काम चल जाएगा। और बाकी तो टेलीग्राम पे हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे, एमके एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम है। आगे देखते हैं, अल्प का निवारण किया जा सकता है। ऑप्शन ए बोनस अंश का निर्गमित किया जा करके, पूर्वाधिकार अंश को शोधन करके, ऋण पत्रों को शोधन करके, ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान करके। क्या है, बोनस शेयर इशू करके, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम्ड करके, ऋण पत्रों का रिडीम्ड करके और ऋण पत्रों का ब्याज भुगतान करके। तो नॉर्मली अल्प पूंजीकरण का निवारण हम लोग याद रखिएगा, बोनस अंशों को निर्गमन करके करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है आपको। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखनी है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है, आपको बताना है। अब इक्वेशन है वो बताना है। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ माइनस किराए इक्वल टू विक्रय की लागत। ओपनिंग स्टॉक किराए माइनस अंतिम स्टॉक। तो इंग्लिश में देख लीजिएगा, इसको ओपनिंग स्टॉक है, प्रारंभिक स्टॉक ऐसे नॉर्मली आपको पता ही होगा। ये क्लोजिंग स्टॉक है और ये परचेज है। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ठीक है, सीओजीएस जिसको आप लोग कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ठीक है, आगे देख लेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू कॉस्ट ऑफ। दो ही ऑप्शन है, अच्छे से आपको याद होनी चाहिए कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो बी ऑप्शन इज द बिल्कुल राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। ठीक है, जब ओपनिंग स्टॉक 50,000 रुपया है और अंतिम स्टॉक आपको 60,000 है, विक्रय की लागत 2,20,000 रुपया है, तो बचाना है स्टॉक अवध क्या होगा आपको। तो नॉर्मली आसान सा क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, तो स्टॉक अवध के बारे में पूछा 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। तो स्टॉक अवध का फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा एवरेज स्टॉक। क्या है, एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,20,000। ठीक है, एवरेज स्टॉक आपको पता है, एवरेज स्टॉक कितना हो जाएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। एवरेज उसी निकालते हैं ना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। 50,000 प्लस 60,000 बटा 2 यानी 1,10,000, 1,10,000 बटा 2 हो जाएगा। ये 50,000 है। ठीक है, तो आ जाएगा 55,000। कितना आ जाएगा, 55,000। भागा दे देंगे तो 4 से कितना आवा बताइए, 4 बार। तो याद आपको फॉर्मूले को रखना है इसमें। स्टॉक अवध बराबर हो जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा एवरेज स्टॉक। याद रखना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा एवरेज स्टॉक। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पे देखेंगे, पूरे वर्ष का शुद्ध विक्रय आपको 50,000 रुपये है तथा देनदार आपको 50,000, सॉरी, शुद्ध विक्रय आपको 2,50,000 रुपया, देनदार आपको 50,000 रुपया, उधार बिक्री का औसत बताना है।
ये भी आपको फॉर्मूला बेस है, वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्राप्तियां आपको कितना है, 50,000 डेटर। ठीक है, और शुद्ध बिक्री आपको दिया हुआ है 2,50,000 रुपया, और इंटू 360 या 365, नॉर्मली 360 के साथ रखेंगे। ठीक है, तो 25 कल भी हमने बता रखा था ना, क्रेडिट विक्रय के औसत अवधि के लिए आपको जो फॉर्मूला होता है वो प्राप्तियां यानी डेटर प्लस रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल जितना होता है बटे आपको क्रेडिट सेल, शुद्ध बिक्री आपको होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोनों ऊपर दिया हुआ, प्राप्तियां आपको कितना देनदार है 50,000 रुपया, और बिक्री आपको 2.5 लाख रुपया इंटू 360, 5 से यहाँ से गुना कर देंगे तो 7×5 = 35 और 2×5 = 10 यानी 72 दिन। डी ऑप्शन आपको सही हो जाएंगे। बिल्कुल, आगे हम लोग बढ़े, चलिए क्वेश्चन हम लोग 29 देखेंगे। आय के अंतर्गत निम्नलिखित प्राप्तियों को सम्मिलित किया जाता है। वैधानिक प्राप्तियां, अवैधानिक, वैधानिक, अवैधानिक, ऑपरेट में से कोई नहीं। तो नॉर्मल से क्वेश्चन है, कोई भी इनकम की बात करते हैं तो वैधानिक ही रहेगा ना, जो लीगल होगा उसी को हम लोग इंक्लूड करते हैं, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, याद रखिएगा सारा क्वेश्चन आपको किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम कॉमर्स में पूछा हुआ है, और टीआर 3 में भी देखेंगे ये सब क्वेश्चंस आया हुआ था 1 और 2 में भी। ठीक है, तो 3 में भी आपको 100% आएंगे। ऋण पत्रों पर दिए गए ब्याज में से काटे गए आयकर को दिखाया जाएगा। अब डिवेंचर्स था, डिवेंचर्स की जो इंटरेस्ट है उस पर काटे गए इनकम को दिखाया जाएगा। चिट्ठे की संपत्ति की ओर, चिट्ठे के दायित्व की ओर, हानि और लाभ हानि खाते के क्रेडिट और डेबिट। तो आपको बताना है कि कोई भी डिवेंचर्स आप इशू कर रहे हैं उस पे आपने ब्याज काट लिया है। ठीक है, ब्याज जो था उस पे इंटरेस्ट आपने काट रखा है, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा ना, सिंपल आप। ठीक है, ये आपकी कंपनी है, क्या ये आप कंपनी ने क्या कर रखा, एक बंदा था, इसको जो इंटरेस्ट देना था उसको इनकम टैक्स काट के देखा, इनकम टैक्स को पे करना है ना, फिर बाद में अपने पास तो रखेगी नहीं कंपनी, पे करेगी। अब इसको पे करना है भविष्य में, तो वो इसलिए वो दायित्व हो जाता है। तो बी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग वीडियो यहीं पे रखेंगे। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो क्वेश्चन के साथ कमेंट करेंगे, अगली वीडियो में हम आपका कमेंट लेंगे। ठीक है, और वो क्वेश्चंस को फिर से समझाएंगे, और उम्मीद करते हैं वीडियो को शेयर कर लीजिएगा जिससे सभी स्टूडेंट के पास पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय। हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि टीआर 3 में जो स्टूडेंट 1 और 2 में नहीं हो पाया, टीआर 3 में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके हो जाए, क्योंकि हमने पहले से भी वीडियो अकाउंट की सारी पढ़ा रखी है, वो भी आपके लिए सफिशिएंट है। तो प्रैक्टिस ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय।